सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में। तो ट्राइडेंट का बेसिकली अगर आपने परफॉर्मेंस देखा होगा तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर कभी आपको तेजी नज़र आती है, कभी गिरावट नज़र आती है, कभी कंसोलिडेशन फेज हमें ट्राइडेंट के अंदर नज़र आ जाता है। फाइनली फ्राइडे के दिन कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट ₹40.5 के आसपास हमें क्लोजिंग नज़र आ चुकी है। अभी देखिएगा बहुत सारे लोगों के कमेंट सेक्शन के अंदर सवाल आ रहा था कि सर ट्राइडेंट को कवर करना, क्या हमें ट्राइडेंट के अंदर करंट प्राइस के ऊपर क्या बाइंग करना चाहिए, क्या अभी कंपनी के अंदर बुल रन हमें क्या आने वाला है। जितना भी परेशानी कंपनी के अंदर नज़र आ रहा था, क्या हर एक जो डाउट्स था, हर एक डिस्टर्बेंस था, जितना भी नेगेटिव खबर था, कभी ये पॉजिटिव खबर के अंदर कन्वर्ट हुआ है कि फिर से ₹40 की कंपनी ₹70 का लेवल फिर से ब्रेक करके आगे अपना लाइफ टाइम वाला हाई क्या क्रिएट कर सकती है, उसके ऊपर कुछ बताइएगा। देखिएगा कंपनी का दोस्तों प्रेशर क्यों था, कंपनी के अंदर पैनिक लेवल क्यों था, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि कंपनी क्या करता है, टेक्सटाइल सेगमेंट से अपना बिजनेस रन करता है। पेपर्स के अंदर भी कंपनी का थोड़ा बहुत बिजनेस है, केमिकल्स के अंदर भी कंपनी का थोड़ा बहुत बिजनेस नजर आ रहा है। लेकिन टेक्सटाइल सेगमेंट के अंदर हो क्या रहा था कि जो रॉ मटेरियल कंपनी को लगता था, जहां कंपनी दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करता था, वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। तो अगर दोस्तों रॉ मटेरियल की कॉस्ट अगर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा तो यहाँ जो कंपनी का प्रॉफिट्स होगा वो कुछ भी जनरेट नहीं होगा। तो अगर कंपनी का प्रॉफिट दोस्तों कुछ भी जनरेट नहीं होगा तो किस तरीके से कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस अच्छा परफॉर्म करेगी, ईयर ऑन बेसिस अच्छा परफॉर्म करेगी। तो ये कंपनी दोस्तों वैसा परफॉर्म बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो अच्छा अगर परफॉर्म नहीं करेगा तो मार्केट इसे बिल्कुल भी पॉजिटिव वे में दोस्तों रिएक्ट नहीं करेगा और बिल्कुल भी कंपनी के अंदर तेजी नजर नहीं आएगी। इसी के चलते अगर आपने कंपनी का जैन 2022 से लेके 2023 का अगर आपने परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर 37% की गिरावट के अंदर हमें करंट बेसिस की पर ट्रेंड हमें ट्रेड कर रहा है। लेकिन क्या पॉसिबिलिटीज है कि यही से कंपनी के अंदर रिवर्सल क्या नजर आ सकता है। देखिएगा एक तो हमें फ्रेश बाइंग कंपनी के अंदर कब करना चाहिए, पैरामीटर्स तो आप सभी को बताए, मैंने पैरामीटर्स के बारे में बहुत बार ट्रेडिंग के अंदर शेयर किया था। एक तो कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बुरा परफॉर्म करती है, एक तो ईयर ऑन बेसिस कंपनी बुरा परफॉर्म करती है। लेकिन अगर जो कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी ईयर ऑन बेसिस भी अच्छा परफॉर्म करेगी, वही कंपनी के अंदर आने वाले समय के अंदर अपसाइड मूवमेंट ग्रोथ नजर आ जाएगा। अभी हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले कंपनी के अंदर वेट एंड वॉच करना, सबसे पहले कंपनी का Q2 का रिजल्ट देखना कि किस तरीके से कंपनी Q2 रिजल्ट्स के अंदर परफॉर्म करती। अगर कंपनी Q2 रिजल्ट्स के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी तो एक कंफर्मेशन हो जाएगा कि कंपनी फिर अपना ₹70 का हाई ऑलमोस्ट कंपनी रिकवर कर सकती है और उससे भी ज़्यादा कंपनी अपना लाइफ टाइम वाला हाई क्रिएट कर सकती है। तब तक के लिए दोस्तों वेट एंड वॉच करना, इतना ही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जब तक कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, ईयर ऑन बेसिस अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, तब तक कंपनी का प्राइस के अंदर बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं आएगा। अगर फिर कंपनी ने Q2 रिजल्ट्स के अंदर बुरा परफॉर्म किया, फिर एक कंपनी गिरावट के अंदर भी हमें यहाँ मिल सकती है। तो दोस्तों तब तक के लिए आप वेट एंड वॉच कर सकते हो। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं रिलायंस के बारे में। तो रिलायंस की अगर बात की जाए ₹2,450 के आसपास हमें रिलायंस की क्लोजिंग हमें फ्राइडे के दिन नजर आ चुकी है एंड ऑलमोस्ट हमें 0.78% की पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग रिलायंस इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। तो दोस्तों रिलायंस इस कंपनी को मैं बहुत पहले से आपके साथ कवर अप कर रहा हूँ, जब कंपनी ऑलमोस्ट हमें ₹23 के आसपास ट्रेड कर रहा था, ₹2250 के आसपास कंपनी आ चुका था एंड बड़े बड़े ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें रिलायंस के अंदर दोस्तों टारगेट दिया गया था कि ये कंपनी ₹1900 के आसपास आ सकती है। लेकिन उसी वक्त मैंने आपके साथ शेयर किया था कि कंपनी के अंदर नेगेटिव कोई भी दोस्तों खबर नहीं है, तो क्यों कंपनी के अंदर गिरावट आएगी। थोड़ा बहुत पैनिक लेवल के कारण रिटेल इन्वेस्टर ऐसी खबर देख के डर जाते हैं, माल वो बेचने लगते हैं। माल अगर वो बेचते हैं तो कंपनी के अंदर थोड़ा बहुत डिप्स होता है, लेकिन गिरावट आने के पीछे कोई हमें रीजन नजर नहीं आ रहा। तो वहां से कंपनी ₹23 की कंपनी करंटली हमें ऑलमोस्ट अच्छे खासे बेसिस के ऊपर धीरे धीरे करके बहुत अच्छा खासा कंपनी ने रिकवर करके हमें करके दिखाया है। लेकिन अभी भी दोस्तों एक्सपर्ट का ये मानना है, ब्रोकरेज फर्म का ये मानना है कि ये कंपनी का सबसे पहले टारगेट आपको ₹3000 का बहुत ही जल्द बहुत ही आसानी से ये कंपनी अपना टारगेट अचीव कर सकती है। सेकंड रीजन की अगर बात की जाए तो कंपनी के अंदर आपको एक अच्छे खासा ब्रेकआउट नजर आ सकता है, क्योंकि पिछले 5 सालों का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट कंपनी एक लेवल्स के अंदर फंसा हुआ है, एक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स के अंदर फंसा हुआ है। जैसे कि टाटा पावर के बारे में हमने आपके साथ कवर अप किया था, जैसे कि टाटा मोटर्स के बारे में हमने कवर किया था एंड जैसे कि IRCTC के बारे में दोस्तों हमने कवर किया था।
हर एक कंपनी ने अच्छे खासा बेसिस के ऊपर परफॉर्म कर रही है एंड धीरे धीरे करके उनका जो मोमेंटम है, इनका जो शेयर प्राइस है वो अप ट्रेंडिंग मात्रा में हमें मूव होते हुए नजर आ रहा है। साथ में करंट बेसिस के ऊपर देखोगे, एक बार अगर ये कंपनी ने ये लेवल्स को दोस्तों अगर ब्रेक किया, रजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके अगर कंपनी ऊपर सस्टेन होता है तो सबसे पहले 3000 रुपीज का एंड उसके बाद 3500 रुपीज का टारगेट रिलायंस इस कंपनी के अंदर आपको नजर आ सकता है। अभी देखिएगा अपडेट की अगर बात की जाए तो रिलायंस के अंदर दोस्तों एक अपडेट से रिलायंस एनवीडिया पार्टनर टू एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया। तो बेसिकली अगर आप देखोगे रिलायंस की एंड एनवीडिया कंपनी की एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप नजर आया हुआ है। मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, जो भी कंपनी एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करेगा दोनों कंपनी को विन विन सिचुएशन के हिसाब से आने वाले फ्यूचर में हमें बेनिफिट नजर आएगा। एनवीडिया कंपनी को भी बेनिफिट नजर आएगा एंड रिलायंस कंपनी को भी बेनिफिट नजर आ जाएगा। अभी देखिएगा यहाँ अगर आप देखोगे तो आपको ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि जब भी रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं एंड म्यूचुअल फंड जब क्या करते हैं, एफआईडीएस क्या करते हैं। गिरावट वाले माहौल के अंदर, कंसोलिडेट वाले माहौल के अंदर म्यूचुअल फंड्स क्या सोचते हैं, रिटेलर्स क्या सोचते हैं, एफआईज क्या सोचते हैं, डीआईज क्या सोचते हैं। क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर्स जो भी चीज़ें करते हैं उसके ऊपर दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आपको डिपेंडेंट हो जाती है। अगर आप ये म्यूचुअल फंड्स का डेटा अगर आप देखोगे तो आप ये चौंक जाओगे। हर एक महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स की बहुत शानदार तरीके से खरीदारी रिलायंस इस कंपनी के अंदर नजर आ रही है। ये जो डेटा है अगस्त 2023 का हम लोग बात कर रहे हैं, जहां 97 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 43 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें रिलायंस इस कंपनी के अंदर नजर आया हुआ है। यहाँ अगर आप मैक्सिमम के अंदर देखोगे अभी भी बहुत ज्यादा म्यूचुअल फंड्स बुलिश हमें रिलायंस के अंदर नजर आ रही है। साथ में अगर आप रिलायंस का दोस्तों वॉल्यूम्स का अगर आप डेटा देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1 करोड़ का वॉल्यूम, 40% की डिलीवरी, 70 लाख का वॉल्यूम, 50% की डिलीवरीज एज वेल एज हमें 74 लाख का वॉल्यूम एंड 50% की डिलीवरीज हर एक दिन अगर आप रिलायंस के अंदर दोस्तों देखोगे तो डिलीवरीज ऑलमोस्ट हमें 40 to 50% के आसपास हमें कंसिस्टेंटली आपको नजर आ रही है। साथ में रिलायंस का अगर आप दोस्तों प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे, एक तो पहले कंपनी सिर्फ और सिर्फ O2C सेगमेंट से बिलोंग करता था, इसके मुताबिक कंपनी के अंदर ज्यादा ग्रोथ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जब से कंपनी ने अपना रिलायंस रिटेल के अंदर बिजनेस डाइवर्सिफाई किया है, जियो टेलीकॉम के अंदर अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई किया है, साथ में आने वाले फ्यूचर में इंश्योरेंस सेगमेंट के अंदर भी अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई करने वाला है, तो इन सेगमेंट रिगार्डिंग भी कंपनी को बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेनिफिट हमें करंट बेसिस के ऊपर मिल रहा है। एंड ग्रोथ दोस्तों अगर आप देखोगे तो शानदार तरीके से ग्रोथ हमें रिलायंस इस कंपनी के अंदर नजर आ रही है। एंड साथ में दोस्तों आपको सभी को पता होगा, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर इस कंपनी से रिलेटेड आप या कुछ आईपीओ के बारे में बताइएगा कि हमें रिटेल आईपीओ का मार्केट के अंदर लिस्ट हो सकता है, उसके ऊपर बताइए। जब हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का दोस्तों लिस्टिंग हुआ था उसके बाद ही दोस्तों उस आर्टिकल्स के अंदर हमें मेंशन किया गया था कि जियो फाइनेंशियल के बाद हमें ऑलमोस्ट रिलायंस रिटेल का आईपीओ हमें मार्केट के अंदर लिस्ट होते हुए नजर आ सकता है, आईपीओ हमें अनाउंसमेंट होते हुए नजर आ सकते हैं। एजीएम के अंदर भी दोस्तों यही चीज हमें मेंशन किया गया था। फिर करंट बेसिस के ऊपर हमें बड़े इन्वेस्टर के द्वारा 8200 करोड़ का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हमें रिलायंस रिटेल के अंदर किया गया था, तो जिसके मुताबिक रिलायंस बहुत ही जल्द दोस्तों रिटेल सेगमेंट फिर से आईपीओ के माध्यम से मार्केट के अंदर कंपनी लिस्ट कर सकता है एंड जिसका बेनिफिट रिलायंस के शेयर होल्डर्स को भी नजर आने वाले फ्यूचर के अंदर नजर आ सकता है। जब भी दोस्तों ये चीज न्यूज आएगा उस वक्त मैं 100% आपके साथ कवर अप कर दूंगा। तो चलिए अभी बात करने वाले हैं केपीआईटी के बारे में। तो केपीआईटी का परफॉर्मेंस देखोगे तो ये भी कंपनी का परफॉर्मेंस धीरे धीरे करके आप ट्रेंडिंग मात्रा में मूव होते हुए नजर आ रहा है। बेसिकली अभी कंपनी के अंदर क्यों लगातार तेजी आ रही है, मैंने पहले भी बहुत बार शेयर किया हुआ है। जब ये कंपनी दोस्तों लगातार कंसोलिडेट करती है उस समय बाइंग करने का सही मौका होता है। यहाँ अगर आप दोस्तों देखोगे तो यहाँ भी कंपनी ने कंसोलिडेट किया था और कंसोलिडेट करने के बाद जब कंपनी के अंदर ब्रेकआउट हुआ, अच्छी खासी रैली हमें कंपनी के अंदर नजर आया। फिर यहाँ दोस्तों कंपनी जब कंसोलिडेट कर रहा था उस वक्त भी हमने बात किया था, एक तो कंपनी डिमांडिंग सेगमेंट के अंदर बिलोंग करती है, आईटी सेक्टर से बिजनेस बिलोंग करती है, लेकिन सर्विसेज ऑटो सेक्टर को अपना सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसका बहुत ज्यादा बेनिफिट हमें केपीआईटी को लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर नजर आ सकता है। करंट बेसिस के ऊपर तो बहुत ज्यादा हमें बेनिफिट नजर आ रहा है। मैक्सिमम के चार्ट पैटर्न के अंदर अगर आप देखोगे ज्यादातर कंपनी के अंदर गिरावट नहीं होता, लेकिन जब भी कंपनी के अंदर गिरावट होता है दोस्तों बाइंग करने का सही मौका होता है, खरीदारी करने का बहुत सही मौका हमें कंपनी दिया जाता है। ऐसा नहीं कि कंपनी बाइंग करने का मौका नहीं देता क्यों, और हमें आने वाले फ्यूचर में कंपनी के अंदर रैली आ सकती है। सबसे पहले रीजन अगर आप इनका बिजनेस देखोगे तो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर के अंदर कंपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर सर्विस प्रोवाइड करता है, डिजिटल सोल्यूशन के अंदर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सबसे ज्यादा केपीआईटी को बेनिफिट कौन सा सेगमेंट बना के देने वाला है आने वाले फ्यूचर में, जो कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसी के चलते अगर आपने शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो प्रोमोटर्स के पास सिमिलर तरीके से होल्डिंग है। एफआईज अगर आप देखोगे
होगी। तो इनके पास 16% की होल्डिंग थी, वो बढ़ा के 26% की होल्डिंग किया हुआ है। डीआई ने थोड़ा माल बेचा, पब्लिक ने थोड़ा माल बेचा। जो भी माल पब्लिक ने बेचा है, डीआई ने बेचा है, वो पूरा का पूरा माल हमें एफआईज ने बहुत शानदार तरीके से खरीदारी किया हुआ है। तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी अगर आप केपीआईटी के अंदर दोस्तों बाइंग करेंगे, सबसे पहले कंपनी ने अभी अपना 52 रजिस्टर किया है। जब कंपनी गिरावट के अंदर मिले, डिप्स के अंदर मिले, कंसोलिडेशन फेज के अंदर मिले, तब बाइंग करने का सही मौका है। अभी तेजी के पीछे अगर आप भागेंगे तो 100% ट्रैप होंगे। तो करंटली वेट एंड वॉच करना, सही मौका, सही निवेश आपको आने वाले सालों में मल्टीपल रिटर्न्स बना के देगा। तो चलिए अभी बात करेंगे सर्वेश्वर फूड्स लिमिटेड के बारे में। 140 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। 90% का रिटर्न अभी तक कंपनी ने शेयर होल्डर्स को बना के दिया हुआ है। यही वो कंपनी है जिसने 1:10 रेशियो का स्प्लिट का एंड 2:1 रेशियो के अंदर बोनस का अनाउंसमेंट किया हुआ है। तो अगर आपके पास 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 10 शेयर मिलेंगे, 10 के बदले 20 शेयर आपके हो जाएंगे। तो 1 के बदले आपको 30 शेयर इस कंपनी के अंदर मिलने वाला है। उसी के हिसाब से 50 के बदले 150 शेयर्स आपको मिलने वाला है, यानी कि 1500 शेयर्स आपको इस कंपनी के अंदर मिलने वाला है अगर आपके पास 50 शेयर होंगे। तो स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हैं।